आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के 50 क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन को अंडरलाइन कीजिए आपने। वर्तमान में फर्स्ट स्टेटमेंट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 है, जो कि गलत है। वर्तमान में 2019 में आखिरी अमेंडमेंट हुआ था और इसमें 33+1 एक चीफ जस्टिस के साथ अभी 34 टोटल जजेस हैं हमारे पास। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है, ये स्टेटमेंट सही है। संसद समय समय पर अधिनियम लाके सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बदलते रहती है। सबसे पहला जब 1950 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था तब न्यायाधीश थे 7+1 = 8। इसको 2019 में अमेंड करके 34 कर दिया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना और दूसरा है उद्घाटन। स्थापना हुआ था 26 जनवरी को और उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी को। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हुआ, तो एक का आंसर होगा असत्य कथन बताना है, तो इसमें से एक ही असत्य है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करना है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में की गई है। हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं इनको 3 प्रकार से बताया गया है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे 126, आर्टिकल 126, 127, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश की बात करते हैं। तदर्थ मतलब एडहॉक न्यायाधीश की बात करता है आर्टिकल 127। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करता है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो कार्य मुख्य न्यायाधीश है, ये उस स्थिति में भरा जाता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की इस एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 126 में है और ये उस स्थिति में भरा जाता है जब कि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होगा और तत्काल में मुख्य न्यायाधीश में किसी को बैठाना है। हम जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उसी प्रकार कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत की जाती है, तो ये गलत है। अनुच्छेद 126 में बताया मैंने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, तो ये गलत हो गया। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बताऊं, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही है। मान लो जैसे संवैधानिक पीठ है, संवैधानिक पीठ में मिनिमम 5 मेंबर होने चाहिए। अगर ऐसी कोई पीठ है या कोरम है जिसको पूरा करने के लिए स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है और इसका एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 127 में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सत्य कथन 2 और 3 सही है, तो हमारा 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन बताना है हमको। तो भारत के 7वें मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। हम सब जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ से मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने पढ़ाई किया था और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे और बाद में कुछ देर तक के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए थे।
लेकिन ये 7वें मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, ये हमारे 14 नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। एकदम छोटा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। 7वें नहीं थे, 14 थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाई डी चंद्रचूड़ हैं। हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस जो हैं उनके ये पिता थे। वाई चंद्रचूड़ जो हैं अभी वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, उनके पिता थे वाई चंद्रचूड़, और ये भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायमूर्ति रहे थे। ये स्टेटमेंट बहुत भी, जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो पॉपुलर हुई थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम है फातिमा बीवी, जिनकी अभी मृत्यु हुई। तो ये पहली महिला न्यायाधीश थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। असत्य कथन बताना था, 1 और 3 असत्य है, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है डी। भारत में अब तक कितने ऐसे व्यक्तियों को जो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हैं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ऐसा भी कोई भी नहीं है जिनको राष्ट्रपति ने पारंगत विधिवेत्ता के रूप में राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त किए होंगे। तो चौथा का डी। 5th क्वेश्चन में आपको आर्टिकल याद करना है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 129, आर्टिकल 131, 217 और 227। आर्टिकल 129 जो है वो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में बात करता है। आर्टिकल 129 आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि ये उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार आर्टिकल 130 आपको पता होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय का आसन की बात करता है। आसन की बात करता है कि ये उच्चतम न्यायालय कहाँ पे बैठेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में उच्चतम न्यायालय दिल्ली में ही बैठते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 130 में किया गया है। आर्टिकल 131 में उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार या फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात की गई है। तो आर्टिकल 131 में उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात की गई है। आर्टिकल 132 में इसी प्रकार जाएंगे तो इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात की गई है। मतलब उच्चतम न्यायालय में अपील करने का क्षेत्राधिकार आर्टिकल 132 में किया गया है। अपीली क्षेत्राधिकार 132, 133, 134 ये तीनों में अपीली क्षेत्राधिकार है। किसी में सिविल है, किसी में क्रिमिनल है, तो ये अपीली क्षेत्राधिकार है। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। और 227 में उच्च न्यायालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की बात की गई है। तो ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। 5वां का ऑप्शन इसका आंसर होता है ए। 129 अभिलेख न्यायालय, 131 उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, 217 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, 227 उच्च न्यायालय का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वें नंबर का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। तो हमको सत्य कथन चयन करना है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्त करता है। सत्य कथन है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कलेजियम सिस्टम बना हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जस्टिस और 4 अन्य जस्टिस होते हैं। उनके सिफारिश से एक लेटर जाता है, वो राष्ट्रपति के पास जाता है और फिर वो परामर्श करके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श से भी करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। तो जिस स्टेट में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, तो ये प्रोटोकॉल है कि राष्ट्रपति उस संबंधित स्टेट के राज्यपाल से भी ये परामर्श करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर असत्य कथन का चयन करें। 15वें संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर
65 वर्ष कर दी गई है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और अधीनस्थ न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के रिटायरमेंट की एज है 65, उच्च न्यायालय की 62 और अधीनस्थ की 60। ये आपको पता होना चाहिए। ये 62 पहले 60 था, लेकिन 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। तो ये स्टेटमेंट सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति करते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। आर्टिकल 217(3), आर्टिकल 217 में हम लोगों ने पढ़ा क्या? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और इस नियुक्ति से संबंधित कोई भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के संबंध में अगर कोई विनिश्चय करना होता है तो वो प्रश्न का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये आपको ये CGPSC प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के संबंध में निर्णय लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। असत्य कथन का चयन करना था, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाता है। अब ये उच्च न्यायालय और इसके स्थापना वर्ष के बारे में बताया गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे 1861 में भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो 1861 में आया था एक एक्ट, भारत उच्च न्यायालय अधिनियम एक्ट 1861 में आया था। और इस एक्ट से भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। पहला था कोलकाता, दूसरा था मद्रास और तीसरा था मुंबई। ये 3 जगह पे हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1861 के एक्ट से। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1862 में। तो आपको पता होना चाहिए कि कोलकाता, मद्रास या फिर चेन्नई और मुंबई ये सबसे पुराने हाई कोर्ट हैं और इनकी स्थापना 1861 के एक्ट से 1862 में की गई थी। तो कोलकाता सबसे पुराना है जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। तो बी का हो गया 3, बी का हो गया 3, या फिर ये होंगे या फिर ये होंगे, ये दोनों तो नहीं होंगे। तो आप इसको काट दिए। अब देखते हैं कि अब इन 3 हाई कोर्ट की स्थापना के बाद नेक्स्ट हाई कोर्ट बना था इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था। तो 1862 के बाद 1866, तो इलाहाबाद 1866 में बना था। तो एक का हो गया 2, एक का 2 ये, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इलाहाबाद 1866 में, कोलकाता 1862 में, कर्नाटक मतलब मैसूर इसकी स्थापना 1884 में, सी का 4, और दिल्ली का उच्च न्यायालय सबसे नवीन है और इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। आर्टिकल 222 में ये बताया गया है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है और ये करते हैं राष्ट्रपति, और आर्टिकल 222 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये आर्टिकल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट है, उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो बहुत सारे उच्च न्यायालय के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोग एक बार उच्च न्यायालय को रिवाइज कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग पार्ट 6 में आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231 तक हाई कोर्ट का एक्सप्लेनेशन किया गया है, जिसमें आर्टिकल 214 बोलता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। उच्च न्यायालय की स्थापना राज्यों के लिए किया जाएगा। आर्टिकल 215 अभिलेख न्यायालय की बात करता है। जो आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट के लिए अभिलेख न्यायालय की स्थापना होता है, आर्टिकल 215 हाई कोर्ट के अभिलेख न्यायालय की स्थापना करता है। आर्टिकल 216 पता होना चाहिए। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय का गठन की बात करता है। उच्च न्यायालय का गठन के बारे में बात करता है 216। 222 की हम लोगों ने बात की। आर्टिकल 222
एक हाई कोर्ट के जज का दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण करना है, तो उसके बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है। आर्टिकल 225 में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार की बात की गई है। आर्टिकल 225 में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात की गई है। आर्टिकल 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। आर्टिकल 231 बहुत इंपॉर्टेंट है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाई कोर्ट की स्थापना की बात की गई है आर्टिकल 231 में। अभी भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का सत्य कथन बताना था, सेकंड तो असत्य है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। 10th क्वेश्चन है, किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय को उनको पद से हटाने के लिए संविधान में दो ही स्टेटमेंट लिखा हुआ, एक सिद्ध कदाचार और एक असमर्थता। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य कथन का चयन करना है। अनुच्छेद 153 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो अब हम लोग राज्यपाल के बारे में कुछ इसमें क्वेश्चन देखेंगे। तो राज्यपाल का आर्टिकल अगर देखोगे तो आर्टिकल 153 में आर्टिकल राज्यपाल तो राज्यों वाला स्टेट भाग में आएगा, तो आर्टिकल 122 से स्टार्ट होता है भाग 6, जिसमें राज्यों के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 152 तो राज्य की परिभाषा बताता है, और आर्टिकल 153 जो है राज्य के राज्यपाल होंगे ऐसा बताता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 बोलते हैं। आर्टिकल 154 बोलता है कि राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। एग्जीक्यूटिव पावर राज्यपाल में होगा, आर्टिकल 154। आर्टिकल 155 बोलते हैं राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपाल के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 153 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? नहीं, आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, ये सही हो गया। एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये भी सही है। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट, भारतीय संविधान का 7वां अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल एक ही दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया। तो 11वां का हमारा हो गया बी, आंसर बी। किन क्षेत्र क्वेश्चन 12 में किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यपाल विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान। तो ये तीनों क्षेत्र तो बहुत कॉमन है, जो हर क्षेत्र में होते हैं। तो ये तीनों तो सबको पता होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है सहकारी आंदोलन में, तो ये भी हमारे संविधान में लिखा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य के छठे भाग को नामित कर सकते हैं। कुल भारतीय संविधान के विधान परिषद में, राज्यों के विधान परिषद में जितने सदस्य होते हैं उनके 1/6 भाग को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, अपने मनोनीत करते हैं। तो उसमें से 5 फील्ड बताया गया है, इसमें साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारी आंदोलन भी है, और एक है समाज सेवा। 5वां फील्ड है समाज सेवा। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन बताना है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, सही बात है। आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। उसी प्रकार आर्टिकल 213 में राज्यपाल को
अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो ये स्टेटमेंट सही है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य सूची और समवर्ती सूची के विधेयक तक विस्तृत है, ये भी सही है। तो राज्यपाल उन संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन संबंधित विषयों पर राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद कानून बना सकती है। चूँकि हम जानते हैं भारतीय संविधान के 7वें शेड्यूल में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची में तो अध्यादेश जारी उन्हीं विषयों पर किया जा सकता है जिन पर विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार है, और ये अध्यादेश सदन के नेक्स्ट सत्र जब लगता है उसके 6 हफ्ते पश्चात, 6 हफ्ते तक वैलिड रहता है। उसके बाद ये अगर पास हो गया तो ठीक, नहीं तो ये स्वमेव समाप्त हो जाता है। तो 2 सत्र के बीच में जो मैक्सिमम अंतर हो सकता है वो 6 महीने का है। तो इस प्रकार कोई भी अध्यादेश मैक्सिमम बिना उनके सदन को पास किए 6 महीने प्लस 6 हफ्ते तक जीवित रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अंदर अगर वो विधान परिषद, विधानसभा द्वारा पास कर लिया जाता है तो वो कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, नहीं तो ये खारिज कर दिया जाता है। इस प्रकार ये स्टेटमेंट सही है। अध्यादेश राज्य विधानमंडल के समक्ष या विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आर्टिकल 13 का ये हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल विधेयक पर, ये आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास उसको अनुमति दे सकता है, सही बात है। अनुमति रोक सकता है, सही बात है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, ये भी सही है। विधेयक को किसी भी अवस्था में राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं कर सकता, तो ये गलत है। आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल को शक्ति दी गई है कि वो किसी भी विधेयक उसके विवेकाधिकार के अनुसार वो राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो आर्टिकल 4, ऑप्शन 4 नहीं होगा। जब कोई, तो राज्यपाल के पास ये 1, 2, 3 ये ऑप्शन होता है। तो आर्टिकल 200 के तहत 14 का सी इसका सही आंसर होगा। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में क्या शामिल है? क्षमा भी है, प्रविलंबन भी है, विराम भी है, लघुकरण भी है। तो आर्टिकल 15 का, क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी सही होगा। इसमें क्षमादान की शक्ति के बारे में बताते हैं कि मृत्युदंड, सिर्फ मृत्युदंड की शक्ति को, मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। बस यही अंतर होता है क्षमादान की शक्ति में राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर असत्य कथन का चयन करना है, असत्य कथन बताना है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। मुख्यमंत्री ही बताते हैं कि किनको कौन सा मंत्रालय देना है, तो उस आधार पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के गठन कर देते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने के लिए परामर्श भी देते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने के लिए परामर्श दे सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। तो असत्य कथन बताना था, तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और विधानसभा सीटें 2023 में अभी इलेक्शन हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ का तो 90 विधानसभा सीट है। इन सभी में से सबसे बड़ा स्टेट जो है पॉपुलेशन वाइज वो मध्य प्रदेश है। एरिया वाइज राजस्थान है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ के बाद जो बड़ा स्टेट होता है वो तेलंगाना है। तो तेलंगाना के पास 119 सीट है, मध्य प्रदेश के पास 230 सीट है और राजस्थान के पास 200 सीट है। इस प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ का ए, डी का 2, तो ये तो सभी में है। तेलंगाना का 119, सी का 1, ये होगा या ये होगा, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तो 230, बी का 4, तो ये ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। आर्टिकल 169 के तहत राष्ट्रपति को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है, तो सत्य कथन बताना है, ये गलत बात है। राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं दिया गया है, ये अधिकार संसद को दिया गया है।
आर्टिकल 169 के तहत राष्ट्रपति को न दियाकर यह अधिकार संसद को दिया गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना है कि नहीं करना है। विधान परिषद की बारे में कुछ अगर मैं बताऊं फैक्ट, तो विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होगी, विधान परिषद है उसमें कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, तो इस सदन में अधिकतम जो संख्या होगी वो उस स्टेट की विधानसभा होगी, उस स्टेट की विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होगी और मिनिमम 40 से कम भी नहीं होगा। तो मिनिमम 40 से कम भी नहीं होगा और मैक्सिमम उसके 1/3 विधानसभा की संख्या का 1/3 से ज़्यादा भी नहीं होगा। तो विधानसभा की मैक्सिमम संख्या है 500। किसी भी स्टेट में विधानसभा की 500 सीट से ज़्यादा नहीं हो सकती और मिनिमम उसी का 1/3 विधान परिषद का मैक्सिमम हो जाता है और विधान परिषद का मिनिमम होगा 40। तो इस प्रकार से विधान परिषद के बारे में इफेक्ट था। संसद किसी भी स्टेट में, जिस स्टेट में विधान परिषद का गठन करना है वो स्टेट अपने विधानसभा से संकल्प पारित करते हैं और संकल्प पारित करके संसद को दिया जाता है। संसद उस विधेयक को पारित करके उस स्टेट में विधान परिषद का गठन कर देते हैं। और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके लिए आप याद रख सकते हैं आ उत्तम बीजक, आ उत्तम बीक, आ उत्तम बीक। आ से आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त से तेलंगाना, म से मध्य प्रदेश, बी से बिहार, म से मध्य प्रदेश ना होके सॉरी ये महाराष्ट्र है, म से महाराष्ट्र है, बी से बिहार है, क से कर्नाटक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, तो जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। आ उत्तम बीक, आ उत्तम बीक। आ से आंध्र प्रदेश, उ से उत्तर प्रदेश, ते से तेलंगाना, म से महाराष्ट्र, बी से बिहार, क से कर्नाटक। ये आपको पता होना चाहिए। तो 6 विधान परिषद है, सही बात है। सत्य कथन बताना है, 2 सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विधान परिषद के सदस्यों के लिए निर्धारित अयोग्यताओं में शामिल है? जो भारत सरकार या राज्य सरकार के प्रति लाभ का पद धारण करता हो। सही बात है। अगर कोई लाभ का पद धारण करता है तो वो विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता। जो सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो, विकृत चित्त पागल व्यक्ति को थोड़ी बना देंगे। जो दिवालिया घोषित कर दिया होगा उसको भी नहीं बनाएंगे। जो दल बदल के कारण अयोग्य हो, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आपको बता दूं कि संविधान में लिखा गया है कि संसद द्वारा किसी विधेयक के तहत अयोग्य घोषित न हो। संसद द्वारा बने किसी विधेयक पर या कानून द्वारा उसे अनर्ह न घोषित कर दिया गया हो तो वो सदस्य नहीं बन सकता। तो हम लोग जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ जो 1985 में लाया गया था, उसके तहत अगर कोई व्यक्ति दल बदल के तहत अयोग्य घोषित हो जाता है तो उसको भी विधान परिषद का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अगर उसे अनर्ह घोषित कर दिया जाता है तो भी वो अयोग्य घोषित होगा। तो इसके तहत दल बदल कानून के तहत अगर उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था तो वो भी अयोग्य हो जाता है। तो इसमें से आंसर होगा उपरोक्त सभी। 20वां क्वेश्चन है, विधानसभा किस प्रकार की बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा सकती है? तो ये एक साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है, तो उसे उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है, तो एकदम सही बात है। निर्वाचन आयोग के बारे में आपको कुछ फैक्ट बता दूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाग 15 आर्टिकल 324 से 329, आर्टिकल 324 से 329 भाग 15 में इलेक्शन कमीशन भारत का निर्वाचन आयोग बताया गया है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है।
25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग में एक सदस्य और दो अन्य सदस्य के साथ टोटल 3 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी कम हो वो इनका कार्यकाल होता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में था। आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार की बात करता है। आर्टिकल 324 वयस्क मताधिकार की बात करता है, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। ये पहले 21 वर्ष से बड़े व्यक्तियों को ही मताधिकार का हक था, लेकिन संविधान में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा इसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। चूँकि 21 से घटाकर 18 किया गया तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो इस 3 वर्ष के आयु अंतराल में आते थे, तो नंबर ऑफ़ वोटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो पहले हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक ही सदस्य होते थे और वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, लेकिन नंबर ऑफ़ वोटर बढ़ गए थे। इसको मैनेज करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और सदस्यों को जोड़ा गया, इसी 1989 के बाद ही जोड़ा गया था। तो ये 61 अमेंडमेंट 1989 आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अन्य सदस्य के साथ टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बताया गया है। और ये 2 जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर ही शक्ति दी गई है। बस इसमें एक मेन अंतर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है संवैधानिक अधिकार दिया गया है उसको पदमुक्ति के समय, लेकिन जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जैसे चीफ जस्टिस को संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति हटाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर अन्य जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर बोल देते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिफारिश पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको हटा सकते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस होता है। इतना था चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में। 324 के तहत निर्वाचन आयोग को बंद किया गया, सही बात है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है। ये थोड़ा सा गलत हो गया था, 25 जनवरी को तो की गई है, लेकिन 1950 नहीं 1949 को किया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन 21 में नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये 1950 ही सही है। तो संविधान के लागू होने के एक दिन पहले 26 जनवरी 1950 से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट भी सही है। चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के लिए तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आर्टिकल इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन बताना है। असत्य कथन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार से पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही है, मैं अभी बताया आपको। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अतिक्रमण के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर नहीं, कदाचार के आधार पर, साबित कदाचार के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो ये गलत हो गया। संसद के साधारण बहुमत द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। साधारण बहुमत नहीं, यहाँ पे बहुमत नहीं, विशेष बहुमत की जरूरत होगी। तो विशेष बहुमत के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो ये भी गलत होगा। असत्य कथन बताना है तो हमारा 2 और 3 असत्य है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता है। निर्वाचन आयुक्त के क्रम में बताना है तो वर्तमान में 2023 में हम लोग जानते हैं कि मिस्टर राजीव कुमार हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनसे पहले जो थे वो सुशील चंद्रा थे। इससे पहले सुशील चंद्रा थे, इससे पहले सुनील अरोड़ा थे, और उससे पहले ओपी रावत थे। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए।
और अभी राजीव कुमार है, इनसे पहले सुशील चंद्रा थे, उससे पहले सुनील अरोड़ा थे, उससे पहले ओपी रावत थे। तो ओपी रावत सबसे पहले हो गए, उसके बाद सुनील अरोड़ा हो गए, उसके बाद सुशील चंद्रा हो गए। तो 1 2 3 इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता है। वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन के बारे में बताना है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो इसका संविधान में उल्लेख है, मतलब ये संवैधानिक बॉडी हो गया। संविधान में उल्लेख है मतलब ये संवैधानिक बॉडी बन गया। और इसके सदस्यों के बारे में बताया गया है कि इसका एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। टोटल 5 सदस्य हो गए, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, टोटल 5 सदस्य हो गए। और ये 5 साल के बाद गठन किया जाता है। 5 साल के लिए इसका गठन किया जाता है और इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। अभी 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। 15 फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल है फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेके 2026 तक। यहाँ पे एक गौर करने की बात है कि 15 फाइनेंस कमीशन की स्थापना 2020 से 25 तक के लिए की गई थी। हमको पता है 2020 से 21 का कार्यकाल जो है वो कोविड का था। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने 1 साल के लिए एक प्लान बना के दिया था और उसके बाद से 5 साल का प्लान अलग से बना के दिया था। तो 15 फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल 6 साल का रहा है। ये एक नोट करने वाला पॉइंट है। 15 फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल 6 साल का रहा है। 1 साल के लिए इसने अलग से प्लान बनाया था 2021 कोविड काल वाला। उसके बाद से 5 साल का कार्यकाल के लिए बनाया 2021 से 2026 का। तो 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो हम लोग पढ़ते हैं। सत्य कथन बताना। वित्त आयोग एक सांविधिक संस्था है, नहीं, ये एक संवैधानिक संस्था है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं, नहीं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, ये सत्य है। तो सत्य कथन बताना है। तो हमारा कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद हम लोग क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1951 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 हुआ था, 1956 में गठन हुआ था, जिसके तहत सबसे पहला भाषाई क्षेत्र के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। तो इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। और ये थे 5। एक वैधानिक निकाय के रूप में 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था और ये दिशाओं के आधार पर किया गया था। उत्तर, पूर्व, पश्चिम और ये दक्षिण और ये मध्य। इस आधार पर 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था भारत के मैप के हिसाब से। तो देखा गया कि उत्तर पूर्वी परिषद भी एक बनाना की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि पूर्वी परिषद में बहुत बड़ा एरिया हो रहा था। तो देखा गया कि ये भौगोलिक एरिया अलग है उत्तर पूर्वी राज्यों का। तो 1976 में तो बाद में संसद के एक अधिनियम द्वारा 1971 में एक एक्ट लाया गया और संसद के एक अलग अधिनियम 1971 के उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा एक उत्तर पूर्वी परिषद की गठन की गई थी। उत्तर पूर्वी परिषद का गठन अलग से किया गया था। तो ये 6वां क्षेत्रीय परिषद होता है। अगर आपको कोई पूछे कि वर्तमान में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, तो ये 5 ही होता है। और ये अलग से 6वां परिषद की स्थापना की गई थी, जिसको उत्तर पूर्वी परिषद कहा गया था, जिसमें जो उत्तर पूर्वी के 8 राज्य हैं उसको इसमें सदस्य बनाया गया था। और उस 8 राज्यों को छोड़ के जितने पूर्वी के राज्य बनते हैं वो सब पूर्वी परिषद में शामिल हो जाते हैं। तो हमको यहाँ बताया गया है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद पूछा गया है, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद पूछा है, उत्तर पूर्वी नहीं पूछा है। तो असम हम जानते हैं कि ये तो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, तो असम जो होगा वो उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल होगा।
लेकिन बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये तीनों जो होंगे वो पूर्वी परिषद में शामिल होंगे। तो असम को छोड़ के एक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका बी, ये इसका सही आंसर होगा। तो ये क्षेत्रीय परिषद का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 26 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन, अनुच्छेद 247 के तहत संसद अथवा राज्य विधानमंडल को अनुसूची 7 में वर्णित विषयों के तहत विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये अनुच्छेद 246 नहीं है, ये अनुच्छेद 247 नहीं, अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 में ये बताया गया है जो स्टेटमेंट, यहाँ पे 247 में बताया गया, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो गया। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा, ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा बनाने की सिफारिश पास करता है। और अभी अखिल भारतीय सेवा में IAS, IPS और IFS, ये 3 अखिल भारतीय सेवा भारत में है। शुरुआत में IAS IPS थे, बाद में 1965 के आसपास IFS को भी जोड़ा गया था। इस प्रकार राज्यसभा को उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत नहीं है, ये गलत हो गया। विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा नवीन अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। असत्य कथन का चयन करना है, तो दोनों स्टेटमेंट असत्य है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कराधान के संबंधित कोई ऐसी विधि जिससे राज्यों के हितों पर प्रभाव पड़े, किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। कराधान से मतलब वित्त बिल या मनी बिल। धन विधेयक को संसद में राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये हो गया आंसर ए, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 27 का आंसर हो गया ए। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन बताना है। संविधान के अनुच्छेद 273 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बता दूँ तो ये आर्टिकल 273 नहीं, आर्टिकल 263 में बताया गया है कि एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं, जो एक सिफारिश निकाय है। ये सिर्फ एक सिफारिश निकाय है जो विभिन्न राज्यों के बीच में, राज्य और संघ के बीच में जो विवाद हैं, जो मुद्दे हैं, उनको विचार विमर्श करने के लिए एक निकाय बनाया गया है। तो आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की गई है, जो राष्ट्रपति करते हैं, और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होंगे इसके सदस्य होंगे। इसके साथ ही 6 केंद्रीय मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। तो अब देखते हैं कि 263 है, 273 नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार प्रधानमंत्री को है, नहीं, राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्षता करते हैं, ये सही है। तो ओनली ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होता है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल के बारे में पूछा गया है। तो किसी को कुछ पता हो चाहे ना पता हो, आर्टिकल 275 सबको पता होता है। आर्टिकल 275 विशेष अनुदान की बात करता है। तो विशेष अनुदान की बात ये बताया गया है, राज्यों को संघ से अनुदान की बात करता है। तो सी का हो गया 4। तो ये सभी में है सी का 4। आर्टिकल 320, 22 और 271। 271 है मतलब अनुदान से थोड़ा सा पहले वाली बात है, तो हो सकता है इसमें पैसे से संबंधित बात किया गया होगा। और 20-22 तो दोनों पास पास लग रहा है, तो ये लोक सेवा आयोग से ही कुछ जुड़ा होगा। तो ये तो तय हो गया कि ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये आसपास ही होंगे। लेकिन ये 271 अनुदान के आसपास है, तो ये इसमें कुछ पैसे वैसे वालों कुछ लग रहा है। तो डी का ऑप्शन 3 हो सकता है। तो डी का 3, तो डी का 3 ये दोनों हो सकते हैं, तो ये दोनों नहीं होंगे। तो 271 का 3 हो गया, 320 और अब 322। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कृत्यों के बारे में बात करता है और 322 उसके व्यय के बारे में बात करता है। तो ए का 2 हो गया, तो इसका आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से
कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है? समवर्ती संविधान के अनुसूची 7 में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची की बात की गई है। तो उसमें समवर्ती सूची की बात की गई है। इसमें से क्या है? 1 समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत प्रकर ये राज्य सूची का विषय है। औद्योगिक विवाद ये भी समवर्ती सूची का है। कीमत नियंत्रण ये भी समवर्ती सूची का है। लोक शास्त्र ये राज्य सूची का विषय है। तो इस प्रकार से समवर्ती सूची से संबंधित विषय होंगे। 2 और 5 नहीं होना चाहिए, 2 और 5 नहीं होना चाहिए। तो 30 का आंसर हो गया सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन बताना है। अनुच्छेद 240 में संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये अनुच्छेद 240 संघ राज्य क्षेत्र यूनियन संघ राज्य क्षेत्र के बारे में संविधान में 239 से लेकर 242 तक के बारे में 239 से 242 तक उल्लेख किया गया है। तो 239 में जो ये बताया है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख 239 में किया गया है, 240 में नहीं। 240 में जो किया गया है वो मैं बता रहा हूँ। 240 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 240 राष्ट्रपति को संघ राज्य क्षेत्रों यूनियन टेरिटरी के लिए नियम बनाने के लिए शक्ति देता है। आर्टिकल 240 बोलता है। आर्टिकल 241 की बात करेंगे। आर्टिकल 241 बोलता है संसद यूनियन टेरिटरी के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। ये 241 बोलता है। 240 राष्ट्रपति को यूनियन टेरिटरी के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख करता है। 239 तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। और ये 239 में कहा गया है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये सही है। राष्ट्रपति किसी राज्य के मुख्यमंत्री को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन 1 और 3 गलत हो जाता है। इस प्रकार आंसर हमारा हो गया डी। संघ राज्य निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करना है। दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है, ये सही बात है। दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो असत्य बताना है तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो गया डी, ना तो 1 ना ही 2, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दिल्ली के बारे में मैं बताऊं तो संविधान में 69 का अमेंडमेंट हुआ था 1991 में। 69वां संविधान संशोधन 1991 में के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया था। तो अगर आपको कोई पूछे कि अनुच्छेद 239 ए किससे संबंधित है या फिर दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना के उस पर इस प्रकार का नियम कब बनाया गया था, तो संविधान के अनुच्छेद 239 ए को 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 239 ए और 239 ए बी शामिल किया गया था। और इसमें दिल्ली से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए थे। दिल्ली में कुछ उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल नहीं होते हैं, और उस उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य कथन का चयन करना है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की अधिकारिता प्राप्त है, ये स्टेटमेंट सही है। चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है जिसमें हरियाणा और पंजाब दोनों की अधिकारिता होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का मैप देखें तो अंडमान निकोबार यहाँ पे है, तो कोलकाता हाई कोर्ट यहाँ से पास पड़ता है, तो इसकी अधिकारिता यहाँ पे है, ये भी सही है। लक्षद्वीप पर मद्रास उच्च न्यायालय की अधिकारिता है। लक्षद्वीप भारत के इस साइड है और यहाँ पे है केरल और यहाँ पे है मद्रास, तो लक्षद्वीप पर केरल हाई कोर्ट का अधिकारिता होता है। लक्षद्वीप पर मद्रास नहीं होगा, केरल होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो 1 और 2 सही हो गया, तो आंसर 1
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? तो हमारे संघ शासित प्रदेशों में सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे मंत्रिपरिषद और विधानसभा का व्यवस्था है, और वो है दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी में ये व्यवस्था है। अभी जम्मू कश्मीर को जब से यूनियन टेरिटरी बनाए हैं तब से यहाँ की विधानसभा को भंग कर दिया गया है। अभी यहाँ पे विधानसभा नहीं है, पहले विधानसभा था लेकिन अभी नहीं, तो इसका 3 नहीं होगा, आंसर इसका बी। किसे वह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है? तो आर्टिकल मैंने बताया 241, आर्टिकल 241 में कहा गया है कि संसद किसी भी संघ शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है, तो संसद कर सकता है। आर्टिकल 31, आर्टिकल 241 आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, राजनीतिक पार्टी और संस्थापक के बारे में बताया गया है। सबको पता है आम आदमी पार्टी के संस्थापक कौन है? अरविंद केजरीवाल। बी का एक, तो आपका आंसर बी सही हो जाता है। जनता पार्टी के जयप्रकाश नारायण थे, ए का 2। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम.एन. रॉय, इनको कम्युनिस्ट फादर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट का बोला जाता है, एम.एन. रॉय। बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की पार्टी है। मायावती के जो ये थे पहले वाले व्यक्ति जो बहुजन समाजवादी पार्टी को चलाते थे, बहुजन समाज पार्टी को, वो काशीराम थे। क्वेश्चन नंबर 37, सत्य कथन का चयन करना है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, सही बात है। भारत में संविधान संशोधन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, गलत बात है। संविधान संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है, और संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले जरूरी नहीं कि पहले लोकसभा में लाएगा बाद में राज्यसभा में लाएगा। संशोधन का अधिनियम किसी भी विधेयक किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। भारतीय संविधान को 3 प्रकार से संशोधित किया जा सकता है, सही बात है। यहाँ पे एक बहुत ही कन्फ्यूजन पॉइंट होता है, वो मैं बता दूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है संसद के विशेष बहुमत से, और दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की संकल्प प्रस्ताव के द्वारा संविधान को संशोधित किया जा सकता है। आर्टिकल 368, अगर आपको यहाँ पे पूछता कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत 3 प्रकार का संशोधन किया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे लिखा है भारतीय संविधान को 3 प्रकार से संशोधित किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि 368 में 2 प्रकार दिया है, लेकिन एक और प्रकार है। पहला प्रकार ये हो गया, दूसरा प्रकार ये हो गया, और तीसरा प्रकार हो गया संसद के साधारण बहुमत से भी संविधान को बदला जा सकता है। तो ये 3 प्रकार दिए गए हैं, लेकिन 368 में याद रखना 2 प्रकार दिया गया है, लेकिन संविधान संशोधन के 3 प्रकार दिए गए हैं। ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये सही हो गया। सत्य कथन बताना 1 और 3 सही हो गया, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। समिति और स्थापना, तो ये पंचायत से संबंधित कुछ समिति हैं। आपको कुछ पता हो चाहे ना पता हो, आपको ये हमेशा पता होना चाहिए बैक्स, और ये सीक्वेंस है, पहले बी, फिर ए, फिर जी, फिर एस। बी से बलवंत राय समिति, ए से अशोक मेहता समिति, बी से बलवंत राय मेहता समिति, ए से अशोक मेहता समिति। तो बलवंत इसमें तो समिति नहीं दिया है, उसके बाद अशोक मेहता समिति। तो सबसे पहले जो समिति गठित किया गया होगा वो अशोक मेहता का होगा। तो बलवंत राय समिति शायद ये 1957 में गठित किया गया था। तो अशोक मेहता समिति ए का हो गया। इसमें सबसे पहला कौन सा है? 2, तो ए का हो गया 2, तो ए का 2, 2, 2, तो ये डी नहीं होगा, ये तय है कि डी नहीं होगा। फिर है जी मतलब GV.K. राव समिति, फिर 77 के बाद आ गया 85, तो डी का हो गया 3, तो ऑप्शन आ गया सी। फिर एस मतलब सिंघवी समिति, उसके बाद 86 आ गया सिंघवी समिति, बी का एक। इस प्रकार बैक्स आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पढ़कर असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन बताना है, संविधान संशोधन विधेयक को राज्यों के विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से अनुसमर्थन किया जाता है, ये गलत है। राज्यों के विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से एक संकल्प प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है,
साधारण बहुमत द्वारा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। असत्य बताना था, केवल एक असत्य है, तो 39 का आंसर ए हो गया। संविधान संशोधन संबंध बताना है, तो 21वां संविधान संशोधन भाषा से जुड़ा हुआ है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था और इसमें सिंधी को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो बी का 1 हो गया। तो ये तो सभी में है। फिर देखते हैं कि 13वां संविधान संशोधन, 28वां संशोधन और 46वां। नागालैंड की स्थापना लगभग 1966 के आसपास किया गया था, ऐसा 1965 से लेके 67 के आसपास किया गया था। तो 13वां संविधान संशोधन जो है वो नागालैंड से संबंधित संशोधन है। तो ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, तो ऑप्शन इसका हो गया बी सही आंसर है। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड के संबंध में है। 28वां संविधान संशोधन जो है वो भारतीय सिविल सर्विस के संशोधन अधिकारियों को प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्त करता है। 46वां संविधान संशोधन कर चोरी रोकने की व्यवस्था करता है। इस प्रकार आंसर बी सही होगा। 41 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करना है। लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को यदि राज्यसभा अस्वीकार कर देती है तो भी विधेयक पारित हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित करना पड़ता है। दोनों सदनों में अलग अलग पारित करना होता है संविधान संशोधन विधेयक को। अगर असहमति होती है तो चूंकि हम जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं होता है। दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाता है। ये गलत हो गया। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात कानून बनता है। ये स्टेटमेंट सही हो गया। असत्य बताना था, ऑप्शन ए इसका सही हो गया। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य कथन का चयन करना है। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत संबंध संविधान संशोधन से है, तो ये स्टेटमेंट सही है। केशवानंद भारती केस 1973 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे की स्थापना की थी और इसका संबंध संविधान संशोधन से है। केशवानंद भारती वाद से 25वें संविधान संशोधन को उच्च न्यायालय द्वारा विधिमान्य घोषित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है। 25वें नहीं है, ये 24वें संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय ने विधिमान्य किया था। प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधारों से संबंधित है, ये स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन सत्य बताना है, तो इसका ए इसका सही आंसर हो गया। किन विषयों को संशोधन विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा किया जाता है? तो ये आर्टिकल 368 के तहत संशोधन माना जाएगा और इसमें उन्हीं संशोधनों को शामिल किया जाता है जिसमें राज्यों का भी हित जुड़ा होता है। तो उसीलिए राज्यों का हित जुड़ा रहता है, तभी राज्यों का भी अनुसमर्थन मांगा जाता है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है, तो इसके लिए होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन में राज्य भी भाग लेते हैं, तो ये भी होगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति में भी होगा। विधान परिषद की स्थापना के लिए साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन 4 नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया डी। राज्यों के उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए भी होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा 53वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट इसमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाता है। 45 में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करना है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बाल गंगाधर खेर बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। राजभाषा के बारे में संविधान में भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में बताया गया है, जिसमें 343 आर्टिकल 343 में भारत की राजभाषा हिंदी होगी। हिंदी राजभाषा के बारे में आर्टिकल 343 में बताया गया है। 344 में
राष्ट्रपति राजभाषा आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 344। 343 में हिंदी को भारत का राजभाषा बताया गया है। 344 में राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेंगे, ये बताया गया है। इसी के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में BG खेर, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और इसी प्रकार 350 क में प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त करने का अधिकार बताया गया है। 350 क में प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त करने का अधिकार है। 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार बताया गया है। और 351 में आर्टिकल 351 में संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का वो प्रचार प्रसार करे, उसका विकास करे। 351 में संघ की दायित्व तो बताई गई है कि हिंदी का वो प्रचार प्रसार करे, उसका विकास करे। 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए कुछ प्रावधान है। 350 क में प्रत्येक बच्चे के प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में प्राप्त करने का अधिकार है। 344 में राजभाषा आयोग, 343 में हिंदी को राजभाषा बताया गया है। इस प्रकार से सत्य कथन दोनों होंगे। 45 का आंसर होगा सी। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करना है। अनुच्छेद 247 के तहत राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। आर्टिकल 245 में राज्य की राजभाषा का बताया गया है। राज्य की राजभाषा के बारे में आर्टिकल 245 बताया गया है। जिस प्रकार संघ की राजभाषा कौन है? हिंदी, और वो है 243 में। उसी प्रकार 245 में राज्यों की राजभाषा के बारे में बताया गया 245 में। और 246 में एक राज्य का 246 में एक राज्य का दूसरे राज्य से या फिर संघ के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो उसका उल्लेख 246 में किया गया है। 246 बोल रहा हूँ, ये 3 है। 343, 345 और 346। 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या फिर किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख 346 में किया गया है। तो और 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में है। किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में है। और 348 जो है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा 348 में दिया गया है। अनुच्छेद 348 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि वह उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। 348 में उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी बताई गई है। राज्यों की राजभाषा का निर्धारण संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। जैसे छत्तीसगढ़ ने अपनी राजभाषा का स्थापना 2007 में छत्तीसगढ़ी के रूप में किया है। और 347 के तहत राज्य की राजभाषाओं के नहीं, 347 नहीं 345। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सत्य कथन 2 और 3 है, तो आंसर इसका बी हो गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में ये 14 भाषा थे, संशोधन के द्वारा इसमें 22 जोड़ दिया गया, 22 तक पहुँच गए। तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट किया गया था वो 21वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट 1992 में नहीं 1967 में 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को राजभाषा का दर्जा देके 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। इसके बाद है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसके द्वारा 4 भाषाओं को बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाओं को बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें से एक और अमेंडमेंट हुआ था 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
2011, इसमें से उड़िया भाषा को उड़ीसा को ओडिया भाषा का नाम दिया गया था। तो ये 96 अमेंडमेंट 2011 में किया गया था। तो ये कुछ अमेंडमेंट थे 8वीं अनुसूची से संबंधित। हमको पूछा है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके तहत कौन सा भाषा शामिल किया गया था? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को शामिल किया गया था 71वें अमेंडमेंट 1992 द्वारा। तो ये नहीं होगा, तो 2 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1950 को प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि 1950 नहीं 1949 को शामिल हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा किया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो ये गलत हो गया। राजभाषा पर प्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन श्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये भी, तो ये ऑप्शन सही हो गया। तो एक हमारा गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया ए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और 14 सितंबर को हिंदी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करना है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अधिवेशन बुला सकता है, सही बात है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का छत्रावसान कर सकता है, सही बात है। राज्यपाल राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है, ये भी सही बात है। तो हमारा इसका आंसर हो गया बी। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। ये हमारा 50 क्वेश्चन, और पिछली बार हमारा पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन किया गया था। जो पार्ट 1 नहीं देखे वो पार्ट 1 देख लें। और इस प्रकार से हम लोगों ने 100 IMP पॉलिटी के क्वेश्चन किए हैं। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो CGPSC विद रितेश गुप्ता नामक टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी। थैंक यू।